हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं लाइट का रैपिड रिवीजन, यानी 10 से 15 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन इस एक वीडियो के अंदर आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लोगे, पूरा समझ में आ जाएगा। बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला है 10 से 15 सेकंड में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। पूरे डाउट्स जो आपके अभी तक बने हुए हैं लाइट चैप्टर में, उन सभी को क्लियर कर लेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लाइट में सबसे पहले आता है, लाइट जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आता है। रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। लाइट ऐसे आएगी, इस स्मूथ सरफेस से टकराएगी, और ये मैंने लिया हुआ है प्लेन मिरर मैंने यहां लिया हुआ है। लाइट इस पॉइंट पे टकराएगी, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये है आपका नॉर्मल, जो कि 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर है किसके? प्लेन के साथ है, प्लेन मिरर के साथ है। और ये लाइट कैसे निकलने वाली है? ऐसे निकल जाएगी, कुछ एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे बनाएगी कुछ एंगल नॉर्मल के साथ, एंड इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे है तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। एयर से आई, यहां कौन सा मीडियम था? एयर था। ये आपका एयर है और यहां पर भी आपका एयर है, तो सेम मीडियम के अंदर ये रे ऑफ लाइट आपकी बाउंस बैक कर गई। अब इसने कुछ एंगल फॉर्म करा है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने भी बनाया है एंगल, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने भी बनाया है एंगल। अरे ऐसा ही है ना, अरे एंगल तो बने हुए हैं। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद है आपका दूसरा लॉ तो आपने समझ लिया। रिफ्लेक्शन के अंदर लॉ है, पहला लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। दूसरा है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको याद रखेंगे। अगर रे ऑफ लाइट आती है, प्लेन सरफेस पे टकराती है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा है रिफ्रैक्शन इज नथिंग, एक रे ऑफ लाइट आती है, ये इंटरफेस है, दिस इज इंटरफेस का मतलब है ये लाइन दो मीडियम्स में डिवाइड होती है। ये वो लाइन है जो दो मीडियम्स में डिवाइड करती है, यानी यहां मीडियम एयर है, सपोज यहां वाटर है, तो ये रे ऑफ लाइट आएगी, यहां टकराएगी, और टकराने के बाद अपने पाथ से भटक जाएगी, अपने पाथ को भटक जाएगी। मतलब कि उसको डेविएशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डेविएशन। तो ये डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से डेविएट होगी। तो ये यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन एंगल ऑफ, आपने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है लाइट के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग हो चुकी है टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो इसका सेम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो पहला लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। दूसरा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट के बराबर होता है, और यही कांस्टेंट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और एयर की जगह वैक्यूम भी ले सकते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दूसरा है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें अगर आपकी पैरेलल आए, रिफ्लेक्टेड रे कैसी हैं इसके अंदर? ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अगर पैरेलल है तो मतलब आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपकी यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं होंगी, ये इधर उधर डायरेक्शन में होंगी, दिस इज नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके अंदर आपको दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होगा, चाहे आपका रेगुलर हो चाहे आपका इरेगुलर हो, दोनों के अंदर लॉ फॉलो होगा। लॉ इसके अंदर भी फॉलो होता है, लॉ इसके अंदर भी फॉलो होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये हैं आपके लेंसेज। लेंसेज में आपको पता है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है?
कॉन्वेक्स लेंस है ये आपको मिडिल से कैसा दिखेगा, मिडिल से कैसा है, ये आपको बल्जिंग आउट दिखेगा, इसीलिए तो उसको वैक्स बोला है। वैक्स टाइप है, बाहर से उभरा हुआ है, बाहर से उभरा हुआ है, तो आपको पता है बल्जिंग आउटवर्ड है। नेचर ये इमेज कैसी फॉर्म करता है, ये नेचर इमेज जो फॉर्म करता है, ये छोटी भी इमेज फॉर्म करता है, बड़ी भी इमेज फॉर्म करता है, रियल भी इमेज फॉर्म करता है और वर्चुअल भी इमेज फॉर्म करता है। ये आपको दिख रहा है कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में आपको इसकी जो साइड दिखाई दे रही है ये कैसी है, केव टाइप है, गुफा टाइप दिख रही है, तो ये कर्व्ड इनवर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो इसकी जो इमेज बनती है वो इमेज हमेशा कैसी बनाता है, ये छोटी बनाता है, इमेज छोटी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो याद रखेंगे कॉनकेव लेंस कभी भी बड़ी इमेज फॉर्म नहीं करता, कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करता, हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, याद रखेंगे। उसके बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट में कहाँ कहाँ प्लेस करूँ तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आपको दिखाई देती हैं और 6 इमेजेस फॉर्म करता है कॉन्वेक्स लेंस और ये 2 इमेजेस फॉर्म करता है कॉनकेव लेंस। आपकी जो चाहे पोजीशन हो, ऑब्जेक्ट की जो चाहे पोजीशन हो, लेकिन कॉनकेव लेंस 2 ही इमेजेस फॉर्म करके आपको देने वाला है। तो आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है कॉन्वेक्स के केस में, तो आपको पता है इमेज कहाँ फॉर्म होती है, आपको पता है फोकस पर फॉर्म होगी। और ये कहाँ है फोकस, इस फोकस को हम लोग बोलते हैं कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये हाईली डिमिनिश्ड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अभी कहाँ आ गए, इन्फिनिटी से आगे आओ तो 2f1 से आपको बियॉन्ड रहना है, बियॉन्ड रहना है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2, तो ये भी छोटी बनती है। तो इस तरह से आपको इमेज, ये इमेज आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको रट लीजिए। इमेज फॉर्मेशन की मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ, इमेज फॉर्मेशन में इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इमेज फॉर्म करके मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा। इमेज फॉर्मेशन आप लिख दीजिए, तो इमेज फॉर्मेशन आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको वहाँ इमेज फॉर्मेशन की एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाके उसको देख लीजिए। मैंने उसको बाकायदा आपको इमेजेस फॉर्म करी हैं बाय द रेज, रेज से मैंने इंटरसेक्शंस करा के इमेजेस को फॉर्म किया है, बाय कॉनकेव बाय कॉन्वेक्स दोनों ही बनाए हैं। बाई मिरर्स भी मैंने उसमें वीडियोस आपको बना चुका हूं, तो मिरर की भी वीडियोस आप देख लीजिए और लेंसेज की भी आप देख लीजिए कैसे कैसे इमेज फॉर्म होती हैं। तो इसमें आप पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगी और ये हाईली डिमिनिश्ड होने वाली है, ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती, क्योंकि आपकी जो कॉनकेव लेंस है इसका जो नेचर है, नेचर डाइवर्जिंग होता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका कैसे नेचर का लेंस है, ये है आपका कन्वर्जिंग नेचर का लेंस। इसकी फोकल लेंथ की अगर बात करूं तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है, और इसकी अगर फोकल लेंथ की बात करूं तो इसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में आता है। तो फोकल लेंथ पर आपको अगर पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है तो आप याद रखेंगे इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि क्वेश्चन में वो देता नहीं है। आपको लिखना होगा कि इसकी जो लेंस की जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स की वो पॉजिटिव है और इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है, क्योंकि इसका नेचर डाइवर्जिंग है और इसका नेचर कन्वर्जिंग है। अगर मैं लेंस फॉर्मूला की बात करूं तो 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है, तो उसके अंदर याद रखेंगे ये माइनस होता है। मिरर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला के अंदर 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f होता है, तो इसके पास जो है ये प्लस है। v आपका इमेज डिस्टेंस है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। ये सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होते हैं, सारे डिस्टेंसेस या तो पोल से मेजर होते हैं या ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं इन केस ऑफ लेंसेज। तो पावर क्या है, व्हाट इज पावर, पावर इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस। एबिलिटी ऑफ द लेंस वो कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है रेज को, दिस इज नोन एज पावर। और पावर का जो फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू पावर इक्वल 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इसकी एसआई यूनिट की बात करें पावर की, तो पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन क्या बताता है, मैग्निफिकेशन बताता है कि जो इमेज फॉर्म करी है मिरर से या फिर लेंस से, दोनों ही जो इमेज फॉर्म हुई है लेंस से या मिरर से, तो वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, उस रेशियो से हम क्या बता सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना है, इमेज कितनी मैग्नीफाइड बनी है। तो इस मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल v/u। ये v/u किसके केस में है, लेंसेस के केस में है। लेकिन अगर मैं मिरर के केस में लिखूं इसको, मिरर के केस में
मिरर के केस में आपका m हो जाएगा मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। तो इसको मिरर के केस में आप लोग लिखेंगे, इसको लेंसेज के केस में लिखेंगे v बाई यू, और ये कुछ नहीं है f माइनस वी डिवाइड बाई एफ और इक्वल टू f अपॉन एफ बाई यू। ये दोनों ही केसेस क्या हैं कि आप इस लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए u से या v से ऑन बोथ साइड, तो आपको ये दोनों ही रिलेशंस निकल के सामने आ जाएंगे, f माइनस वी डिवाइड बाई एफ और इक्वल टू f अपॉन एफ बाई एफ प्लस यू। ये दोनों ही बहुत ही स्पेशल रिलेशन है मैग्निफिकेशन के। इसको अगर आप ड्राइव कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स आसानी से फोड़े जा सकते हैं, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल वी बाई यू, एफ माइनस वी डिवाइड बाई एफ इक्वल एफ बाई एफ प्लस यू। तो अगर आपको याद है, अब मिरर के केस में माइनस में याद रखेंगे, इसको भूल मत जाना, क्योंकि अगर ये माइनस नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो याद रखेंगे इस मैग्निफिकेशन में यहाँ पर प्लस आएगा हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये है आपकी पावर कॉम्बिनेशन में, ये है पावर आपकी कॉम्बिनेशन में। अगर कॉम्बिनेशन में है लेंसेज को, अगर मैं कॉम्बिनेशन करता हूं कुछ इस तरह से, ये आपका कॉन्वेक्स है और ये आपका कॉनकेव है, इनको अगर मैं कॉम्बिनेशन में रखता हूं तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, तो पावर कहीं ना कहीं अलग आने वाली है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 आपको करना है। देन आपको फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है रेसिप्रोकल, तो 1/f1 प्लस 1/f2 ये आपकी कॉम्बिनेशन के केस में होने वाली है। बेंडिंग ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो बेंडिंग ऑफ लाइट इस तरह से होगी। नो बेंडिंग का केस में अगर बोल सकता हूं तो आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये यहां पर जब व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम तो उस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन, ये जो पेंसिल है अगर आपने पानी के अंदर डुबोई हुई है तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है या फिर वो बेंडिंग दिखाई देती है, बेंडिंग के पीछे रीजन ही है रिफ्रैक्शन। रे ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे, तो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो इस आई को कहां से आती हुई दिखाई देगी, इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आपकी आंखों को पता है रे ऑफ लाइट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो ये आपको यहां पर दिखाई देने वाली, तो पेंसिल ये है लेकिन आपको इस तरह से बेंडिंग होती हुई दिखाई देती है और शॉर्ट भी दिखाई देती है। आपने अगर एक कॉइन स्विमिंग पूल के अंदर ड्रॉप किया है तो आपको कॉइन नीचे दिखाई नहीं देता, एक्चुअल नहीं दिखाई देता, वो आपको यहां दिखाई देता है, अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन थ्रू आ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अगर ग्लास स्लैब है तो आपको पता है यहां से ये ग्लास स्लैब आती है, यहां पर अगर नॉर्मल डालेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन यहां पर तो ये इमरजेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंट के। ये एंगल तभी बराबर हो सकते हैं इफ फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम इज सेम, अदरवाइज ये बराबर नहीं होते। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इमरजेंट है, ये इमरजेंट रे है। देन ये अगर आपका आर है तो ये भी आपका आर होगा और ये दोनों एंगल बराबर होने वाले हैं। ये रिफ्रैक्शन आर के बराबर होगा क्योंकि ये नॉर्मल आपके पैरेलल हैं। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंट रे के। इस ग्लास स्लैब से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि आई बड़ा है या आर छोटा है, आर छोटा है या ई बड़ी है। ये आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं, बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर, और ये बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रे ऑफ लाइट एयर से जा रही है ग्लास में, इसको लिखेंगे VA बाई VG। और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कम होती है, तो ये हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। इट मीन्स दैट ये आई साइन आर, एंगल आई बहुत छोटे हैं, एंगल आर बहुत छोटा है, यानी आई को साइन आई को मैं आई पुट कर सकता हूँ, ये आई हो जाएगा आपका ग्रेटर और आर हो जाएगा आपका छोटा। इट मीन्स दैट आपने ये प्रूफ कर लिया कि एंगल ऑफ व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ऐसे ही आप इस पॉइंट पर भी अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे लगाएंगे तो आपको फिर से आर बड़ा दिखेगा और आई छोटी दिखने वाली है। तो ये दोनों बात आप इस ग्लास स्लैब से प्रूफ कर सकते हैं।
हाँ, देखिए यूजेस ऑफ मिरर, मिरर प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर ये हो जाएगा आपका PLANE। हो जाती हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स, हो जाती हैं गलतियां हो जाती हैं। प्लेन मिरर में आपको दिखता है इक्वल डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है, इक्वल डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी और इमेज हमेशा बराबर होती है, सेम साइज की बनती है और हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, सेम साइज की बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। एंड लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनती है, अगर आप लेफ्ट उठाएंगे तो इमेज आपका राइट हैंड उठाती है, दिस इज लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी। एंड ये आप गाड़ियों में जो मिरर यूज करते हैं ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है बहुत सारा जो एरिया है उसको छोटे से मिरर में कवर्ड कर लेता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये दिखाता है। ये है कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका जो नेचर है कॉन्वेक्स मिरर का, वो कैसा नेचर है, डाइवर्जिंग है, लार्ज एरिया को एक छोटे से मिरर में दिखा सकता है आपको, और इसका नेचर है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बड़ी इमेजेस फॉर्म करने में सक्षम है, कैपेबल है, डाइवर्ज करने, इमेजेस को कन्वर्ज करने में भी, यानी टॉर्चेस के अंदर भी हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, रेज को कन्वर्ज कर देगा। तो यहाँ पर डेंटिस्ट भी यूज करता है, शेविंग मिरर भी आपका कॉनकेव है, एंड टॉर्च के लेंसेज में भी कॉनकेव मिरर यूज होता है, क्योंकि आपको रेज कन्वर्ज चाहिए। मैग्निफिकेशन की अगर बात करूं तो ये आपका मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। मैग्निफिकेशन में भी सेम मैंने आपको बोला, अभी आपको बताया, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। v/u होगा, यहां पर क्या होगा, v/u नहीं होगा, -v/u होगा, f-b, तो इसको आप याद रखेंगे। ये है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, तो ये है आपका एब्सोल्यूट। अगर मैं बात करूं रिलेटिव की, तो रिलेटिव के अंदर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, लेकिन इसमें जो अदर मीडियम है वो आपका एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखेंगे एब्सोल्यूट में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम होगा, लेकिन इसमें एयर और वैक्यूम हम नहीं ले सकते, रिलेटिव में आपको कोई और मीडियम लेना होगा। नो बेंडिंग की कंडीशन है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसने, 0 डिग्री के, तो आपका आर भी कैसा होने वाला है, यहां पर 0 होगा, और उसको आप प्रूफ कर सकते हैं विद स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहां पर भी अगर मीडियम सेम है तो आपका नो डेविएशन की कंडीशन बनती है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है ये मैं आपको बता चुका हूं। स्फेरिकल मिरर कैसी बनाता है, कॉनकेव मिरर आपकी 6 इमेजेस फॉर्म करता है, और कॉन्वेक्स मिरर आपकी 2 इमेजेस फॉर्म करता है, चाहे जो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो। तो कॉनकेव मिरर दोनों बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है, एंड छोटी भी बनाता है और बड़ी इमेजेस भी फॉर्म करता है बाई कॉनकेव मिरर। एंड ये हमेशा वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। ठीक है, ये इमेजेस की मैं आपको वीडियो बना चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रैपिड रिवीजन जो आपको हेल्प करेगा लाइट चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने में, लाइट चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। मैंने आपको एकदम से रैपिड मैंने आपको समझाया, पहले आप पढ़ चुके हैं, ये एक रिवीजन था, रैपिड रिवीजन था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, ये एक रैपिड रिवीजन था। आशा करता हूँ, मुझे होप है ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और अब आप लग जाइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस में। लाइट सबसे बड़ा चैप्टर है, फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 12th में ये बहुत काम आने वाला है, और अभी तो आपकी परसेंटेज को हाई करने में ये पूरा कैपेबल है, सक्षम है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करिए, जितना हो सकता है सॉल्व करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको होना ही होगा, तभी जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खेलना बिल्कुल मत छोड़िए। थैंक यू।